चलो आपको एक खुशखबरी बताते हैं। अपने पूर्णम बोर्ड का टीजीटी में सिलेक्शन हो गया ईएमआरएस में। तो जोरदार तालियों के साथ बधाई हो आपको ढेर सारी। परसों रिजल्ट आ गया ईएमआरएस का। मैंने कहा था फॉर्म भरना है, तो सीटेट जिनकी जिनकी थी तो तुमने भरा था ना। इंग्लिश क्वालिफाई नहीं हुई, वरना सीधा सीधा सिलेक्शन हो जाता। बोला था ना क्लासेस में कि भाई फॉर्म भर देना, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। थोड़ा कंपटीशन कम हो गया है ना, लेकिन ये कम नहीं करेगी, ये बढ़ाएगी अब है ना। तो बधाई हो आपको ढेर सारी। मिठाई मंगाऊं? आ जाओ पूनम, आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऊपर ही आ जाओ। तो क्या दिक्कत है, क्यों डर रहे हो? डरना थोड़ी है, ये अपनी क्लासेज है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले ढेर सारी बधाई हो आपको। तो इसलिए अब आपके सामने से आप ही के स्टूडेंट, आप ही के क्लासमेट अगर कोई बच्चा सिलेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली आप भी सिलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, बस एक प्रयास पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव प्रयास, अलग प्रयास तो सब करते हैं। आपको लगता है कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? भाई इतने बेटे सभी प्रयास करेंगे, दूसरे बच्चे हैं वो भी प्रयास करेंगे, फॉर्म भरने वाला हर बच्चा प्रयास करेगा, लेकिन पॉजिटिव प्रयास करना है। एक पॉजिटिव उम्मीद के साथ कंटिन्यूटी विशेष तौर से आपको अप्लाई करनी। जिस दिन फॉर्म भरा था उसी दिन से कंटिन्यूसली लगातार एग्जाम तक पढ़ना ही है ना, सिलेक्शन का आधार बनता है ना। वही चीज इनके लिए पॉजिटिव रही है। जिस दिन फॉर्म भरा उसके बाद में सर्च करना कि ईएमआरएस में क्या होता है, क्या सिलेबस है, क्योंकि पहली बार एग्जाम लगी है और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और थोड़ा सा केवल एक प्लस पॉइंट ये भी रहता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो फिर पढ़ाई ही करें। इधर उधर का डिस्टर्बेंस खूब मिलता है ना। जैसे चारों तरफ का सराउंडिंग माहौल ऐसा होता है कि अपन को अच्छा खासा डिस्टर्बेंस मिलता है, लेकिन उससे बचते हुए, बचने का मतलब ऐसा नहीं कहीं भाग के जाना है, मेंटली प्रिपेयर रहना है। डिस्टर्बेंस होता है लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहो, मेंटली प्रिपेयर रह के केवल पढ़ाई कोई फोकस करो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। कहने का मतलब आपको भी अच्छी तैयारी करनी है, अभी से लग जाओ, कंटिन्यूटी एग्जाम तक बना लो, सिलेक्शन है। अरे कंटिन्यूटी अगर ब्रेक कर दी ना, हमेशा ध्यान रखना आप सबसे एडवांस हो, आप वाला बेच सबसे एडवांस है। आप वाले बेच में हर बच्चे का सिलेक्शन लेने वाला, हर यहां जो बेटा हर बच्चा सिलेक्शन ले सकता है। रीजन क्या होता है, आप एडवांस पढ़ के बैठ जाते हो पहले से, और एग्जाम टाइम आती है तब तक कंटिन्यूटी आपकी जीरो हो जाती है, ब्रेक कर देते हो। ऐसे सोचते हो पढ़ा हुआ तो है ही, क्या करना है दोबारा पढ़ के। तो इतना भी इंटेलिजेंट नहीं बनना कि पढ़ा हुआ तो है ही, क्या करना है पढ़ के, इतना इंटेलिजेंट मत बनो। एग्जाम तक कंटिन्यूसली लगे रहो, चिट्टे सोल्व करो। एक बार पढ़ ली, अब फिर दोबारा से जब पढ़ रहे हो तो पूरे टॉपिक को एक साथ पढ़ो। 2 घंटे 3 घंटे बैठ गए तो पूरा टॉपिक एक साथ पढ़ दो, 2-3 घंटे में पढ़ लिया। उसके बाद में सीट सोल्व कर लो, तो सीट है अपनी वो कर लो। ठीक है, अब ये सीट आप, कई बच्चे ऐसे है कि कई कहेंगे कि सर ये सीट हमने सोल्व कर ली, अब हमें कोई दूसरा मैटर दो, तो मैं आपको दूसरी सीटें और प्रोवाइड करता हूं। जैसे अपना ये कोर्स हो जाएगा तो मैं आपको और सीटें प्रोवाइड करवा दूंगा, सभी टॉपिक की एक साथ प्रोवाइड करवा। ठीक है, तो वो और एक्स्ट्रा निकाल लेना। ठीक है, इतना ही करना है। बहुत एक्स्ट्रा मैटर में जाते हो ना तो फिर पता नहीं चलता क्या चीज पढ़ूं क्या चीज छोड़ूं। ठीक है ना, सफिशिएंट अपनी सीट कर लोगे, इतना ये आपको जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है इतना कर लो। इन कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करो। समझ, पढ़ते सभी तैयार सभी के होता है, लेकिन उसको समझना। भाई जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो इसको अप्लाई करने के बाद में इसमें कौन सी चीज है सीधी जो आपको आती नहीं है? ये पता ही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पता ही है, सब कुछ पता है ना, लेकिन इसको अप्लाई करना, ये याद है, ये आपको याद है। ठीक है, ये याद होना अलग चीज होती है, इसको अप्लाई करने का मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है, समझ अच्छी है, अप्लाई करना आना चाहिए। तो वो चीज प्रैक्टिस से आती है। तो प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, 1 by 1 एक एक। थर्ड एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज का एक एक कर लो, सेकंड एक्सरसाइज आपस में डिस्कस करके समझते हुए उसको, सेकंड एक्सरसाइज समझने वाली होती है, फर्स्ट और थर्ड एक्सरसाइज आप कंप्लीटली करो। क्यों, जब ये कर लेते हो तो कॉन्सेप्ट इंप्रूवमेंट के लिए एक सीट और दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके मतलब कि प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन उसमें एक लेवल से आपको मिल जाएंगे, तो आप वो एक प्रैक्टिस हो, तो इतना सफिशिएंट। इसी चीज को रिवाइज करो। ठीक है ना। देखो में आया था, इसमें क्या कहा है, अक्षों के साथ समान लंबाई एल के अंतखंड काटने वाली दीर्घवृत्त अक्ष स्क्वायर पौन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पौन बी स्क्वायर बराबर ए की स्पर्श रेखा। ठीक है, वो स्पर्श करती है, तो स्पर्श करती है तो ये इसकी क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई ना।
ये इसकी स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श करती है। तो आगे बात सुनने, तो देखो अक्षों पर समान अंतखंड काटने वाली रेखा का समीकरण, अक्षों पर ए और बी अंतखंड काटने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? अक्षों के ऊपर ए और बी अंतखंड काटने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? अक्ष अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर ए। ठीक है, तो ये चीजें आपके क्लिक करनी चाहिए। जब आपको ये बोल रहा है कि अंतखंड काटने वाली, तो अंतखंड रूप का रेखा का समीकरण माइंड में आना चाहिए। तो रेखा का समीकरण हो गया अक्ष अपॉन में एल प्लस वाई अपॉन में एल बराबर ए, क्योंकि समान अंतखंड काटती है। एल और एल अक्षों पर समान लंबाई एल के अंतखंड काटने वाली, तो हम एक्स अक्ष पर भी एल और वाई अक्ष पर भी एल अंतखंड काटने वाली। तो ये रेखा का समीकरण आ गया। अब इसको और आगे लिखेंगे तो अक्ष प्लस वाई बराबर कितना आ गया? एल। ये समीकरण क्या हो गई आपकी? ठीक। अब चूंकि ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो स्पर्शता का प्रतिबंध सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये इसको स्पर्श करिए, तो इसको y बराबर लिख लो, y बराबर माइनस का एक्स प्लस एल। ये रेखा का समीकरण हो गया। अब स्पर्शता का प्रतिबंध लगा देता हूं मैं यहाँ पे। स्पर्शता का प्रतिबंध, स्पर्शता का प्रतिबंध क्या हो जाएगा जरा बताना मुझे। y बराबर क्या होता है? स्पर्शता का प्रतिबंध क्या होता है? सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है? यहाँ सी के स्थान पे कौन है? एल, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के स्थान पे कौन है? ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर लिख दिया। एम, एम के स्थान पे कौन है? -1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइनली एल बराबर कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है?